Assalamu alaikum. I am Sahel Salam and I welcome you all on JK SSB Exams Adda. First, happy Ramadan Mubarak to all. Dear students, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज से हम MCQ सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जीएस के हर टॉपिक पे हम एटलीस्ट 100 इम्पॉर्टेंट टॉप MCQ डिस्कस करें विद एक्सप्लेनेशन। और जो इस सीरीज़ में हमारा पहला क्लास होगा वो होगा MCQ सीरीज़ ऑन हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री के कुछ MCQ सीरीज़ डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी टॉपिक्स भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है हमारा MCQ सीरीज़ में हिस्ट्री का है, ठीक है, वो है विच पॉलिसी सिग्निफिकेंटली एलिनेटेड इंडियन सोल्जर्स एंड सिविलियंस कंट्रीब्यूटिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसमें बहुत सारे काजेज़ हैं, लेकिन आपने बताना है वो ब्रिटिशर्स की कौन सी पॉलिसी है जिसने इंडियन सोल्जर्स को, इंडियन सिविलियंस को एलिनेट किया और फिर उन्होंने वो गुस्सा निकाला। इंडियन मासेस ने वो गुस्सा किससे निकाला? रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी पॉलिसी स्टार्ट की थी फॉर एनेक्सेशन पर्पजेस, चाहे वो आपकी वो पॉलिसी हो, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, ये पॉलिसी स्टार्ट की थी और आपको बताना इनमें से कौन सी पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की थी फॉर एनेक्सेशन पर्पज, और जिस पॉलिसी की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ एलिनेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी डेवलप हुआ, एंड दैट इज़ पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने स्टार्ट किया था? इसको स्टार्ट किया था डलहौजी ने 1848 में। ठीक है, सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज इम्पॉर्टेंट, इज करेक्ट आंसर। नाउ इसमें आपका है सती। ठीक है, सती को एबॉलिश कब किया गया था? सती को एबॉलिश किया गया था 1829 में। किसके द्वारा इसको एबॉलिश किया गया था? इसको एबॉलिश किया गया था विलियम बेंट के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग। He was the then Governor General of Bengal. This is question number first. And moving to question number second. Question number second says, what was the immediate cause of outbreak of revolt of 1857? जो रिवोल्ट 1857 स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसका इमीडिएट काज क्या था? आपको पता है उसके डिफरेंट काजेस थे, चाहे वो आपको पॉलिटिकल काज हो, जो हमें अपने ऊपर कहा था डिफरेंट पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट की थी इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करने के लिए, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, उसमें था आपका सोशल इकोनॉमिक काजेज, एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज। यहाँ पर बात हो रही है इमीडिएट काज की, ये समझना है यहाँ पर इमीडिएट काज क्या था। इमीडिएट काज था इंट्रोडक्शन ऑफ रॉयल एनफील्ड राइफल। ठीक है, कहते हैं ये जो रॉयल एनफील्ड राइफल में एक ग्रीज्ड कॉर्ट्रिज लगा होता था। क्या लगा होता था? ग्रीज्ड कॉर्ट्रिज। उस ग्रीज्ड कॉर्ट्रिज में फैट लगा होता था या तो काऊ का या पिग का, और वो ग्रीज्ड कॉर्ट्रिज को आपने दांतों से फाड़ना होता था, तब वो यूज़ कर पाते थे, तब वो इसको आप लोड कर पाते थे इस राइफल में। लेकिन जो काऊ हो, पिग हो, इसने इंडियंस के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। क्या किया? रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, और ये फिर इमीडिएट काज बना रिवोल्ट ऑफ 1857 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आपने बताना है इन चारों में से वो कौन था जो फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया बना। देखो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या हुआ? तब से पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन गवर्नर जनरल होने के साथ साथ इसको और एक ड्यूटी प्रोवाइड की गई, उसको और एक ऑफिस प्रोवाइड किया गया, वो है वाइस रॉय।
कौन सा ऑफिस? वायसराय, आफ्टर 1857। ठीक है, पहले सिर्फ गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब एक गवर्नर जनरल एंड वायसराय एक ही बंदा होता था, गवर्नर जनरल भी होता था और वायसराय भी होता था। ठीक है, देखो पहले क्या हुआ, पहले क्या होता था? पहले होता था गवर्नर ऑफ डिफरेंट प्रेसिडेंसीज थी, चाहे मद्रास प्रेसिडेंसी हो, बम्बई प्रेसिडेंसी हो, आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी हो। बंगाल प्रेसिडेंसी को हम कहते थे फोर्ट विलियम्स भी, बंगाल प्रेसिडेंसी को क्या कहते थे? फोर्ट विलियम्स। ये जो फोर्ट विलियम्स का गवर्नर होता था, ठीक है, वो डिफैक्टो गवर्नर जनरल ऑफ होल इंडिया बनता था। ठीक है, और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये पोस्ट कब की गई थी? ये पोस्ट क्रिएट गई थी इंडियन रेगुलेशन एक्ट 1773 में। कब की स्टार्ट की गई थी? 1773 में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 में फिर इस चीज़ को रिडिजिग्नेट किया गया था। ठीक है, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही नहीं होता था, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, अब एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज विलियम बेंटिक। नाउ द क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर है, क्वेश्चन है फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसराय, ये 1833 में बना था। ये फर्स्ट ये गवर्नर जनरल ऑफिस का कब बना है? 1833। लेकिन 1857 के बाद ये गवर्नर जनरल बना, गवर्नर जनरल भी और वायसराय भी। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया बना, वो बना लॉर्ड कैनिंग्स। सो द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, when did क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड, एक सेकेंड, हाँ चलिए, when did क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर टेकिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन? क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, इसने कब डिक्लेयर किया ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है अब वो डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश क्राउन रहेंगी? देखो क्या होता था, 1857 से पहले ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी ये थी अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल कंपनी थी। क्या थी? कमर्शियल कंपनी। इसका पर्पस ट्रेड होता था। लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने कहा हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश क्राउन रखेंगे। सो ये कब हुआ? 1 नवंबर 1858 में। 1 नवंबर 1858 में क्या होता है, एक ग्रैंड दरबार हेल्ड किया जाता है इलाहाबाद में। क्या हेल्ड किया जाता है? एक ग्रैंड दरबार। कहाँ पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इस ग्रैंड दरबार जो इलाहाबाद में हेल्ड किया, इसमें क्वीन विक्टोरिया ने बहुत सारे डिसीजन ली गई। इसमें बहुत सारे डिसीजन, एक डिसीजन ये था, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब इसके अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रखेंगे। अब इससे लेकर ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर जाएगी? ब्रिटिश क्राउन के अंडर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 1 नवंबर 1858। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच रिलीजियस बिलीफ वाज अफेक्टेड बाय यूज ऑफ ग्रीजर कॉटरेज लीडिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट क्या बना? इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट बना था इंट्रोडक्शन ऑफ रॉयल एनफील्ड राइफल। मैंने वहाँ पर कहा था जो रॉयल एनफील्ड राइफल थी, इसमें एक ग्रीजर कॉटरेज लगी हुई थी, उसमें फैट यूज़ होता था। किसका फैट? काऊ या पिग का। ठीक है, सिंस ये जो काऊ है, हिंदू रिलीजन में काऊ को एक सेक्रेट दर्जा दिया गया है, और ये जो पिग है
मुसलमानों के लिए पिग हराम कंसिडर किया जाता है, मुसलमानों के लिए पिग हराम होता है। सो दोनों, चाहे मुस्लिम आर्मी हो या हिंदू आर्मी हो, इनके यहाँ पर सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे। किसकी वजह से? इस एनफील्ड राइफल की वजह से। तो दोनों आंसर है हिंदुइज्म एंड इस्लाम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which doctrine allowed the British to annex princely states? इनमें से वो कौन सी डॉक्ट्रिन, कौन सी पॉलिसी है जिसने अलाउ किया ब्रिटिश को प्रिंसली स्टेट्स को अनेक्स करने के लिए? मैंने पहले क्वेश्चन में हमने कहा कि देखा कि बहुत सारी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की, बहुत सारी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, चाहे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस हो, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस हो, जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी इंडियन स्टेट्स को एनेक्स किया। और इनमें से वहाँ पर हमने देखा पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो हमने पढ़ा है डलहौजी ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था? डलहौजी ने। कब? 1848 में। ठीक है। कौन कौन सी स्टेट्स इसके अंडर एनेक्स की गई थी? बहुत सारी स्टेट्स, मेजर स्टेट्स इसमें थी। फर्स्ट स्टेट जो एनेक्स की गई थी वो थी सतारा। कौन सी स्टेट? सतारा। सतारा के बाद फिर आती है आपका संबलपुर है, उदयपुर है, नागपुर है, झांसी हो गई। ठीक है, झांसी हो गई। ये स्टेट्स को एनेक्स किया गया अंडर पॉलिसी ऑफ, अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैपस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैपस को किसने स्टार्ट किया था? डलहौजी ने। कब? 1848 में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the role of Rani Lakshmi Bai of Jhansi in the revolt of 1857? जो रानी लक्ष्मी बाई थी, इसका क्या रोल था रिवोल्ट ऑफ 1857 में? ठीक है। She led mutiny in Bengal, fought alongside the Britishers, was symbol of resistance in Jhansi. देखो यहाँ पर लिखा ही है रानी लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी। दैट मीन्स शी वॉज सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इन झांसी। ठीक है, इसको कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं झांसी की रानी भी। ठीक। यहाँ पर अवध, देखो अवध की बात अगर करेंगे, जो अवध प्लस लखनऊ, अवध प्लस लखनऊ, अवध प्लस लखनऊ, यहाँ पर किसने मूवमेंट चलाई थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स? बेगम हजरत महल ने। कौन? उस औरत का नाम था बेगम हजरत महल। बेगम, ये क्वेश्चन पूछते हैं अवध में, अवध या लखनऊ में किसने रिवोल्ट ऑफ 1857 में मूवमेंट चलाई थी? वो चलाई थी बेगम हजरत महल ने। और झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ पर मूवमेंट चलाई थी? उसने मूवमेंट चलाई थी झांसी में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, शी वॉज सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इन झांसी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says, what was the significance of revolt of 1857 in the Indian history? ये जो 1857 को रिवोल्ट हुआ, इसमें कौन सा इसका सिग्निफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री में? ठीक है, अगर आप हिस्टोरियंस की बात करें, डिफरेंट हिस्टोरियंस की बात करें, कुछ कहते हैं ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इट इज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कुछ कहते हैं इट इज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लाइक वी डी सावरकर ने इसको क्या कहा था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने कहा था? वी डी सावरकर ने। लेकिन कुछ कहते हैं नहीं, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। इट इज़ नीदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नॉर फर्स्ट, सॉरी, कुछ कहते हैं इट इज़ नीदर नॉर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन मैक्सिमम जो हिस्टोरियंस इस चीज़ पे एग्री करते हैं, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जो मैक्सिमम हिस्टोरियंस एग्री करते हैं वो इस बात पे एग्री करते हैं यहाँ से इंडिया की नेशनल मूवमेंट की स्टार्ट होती है। ठीक है, सो द
इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है रिवोल्ट ऑफ 1857 का? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि यहाँ से इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट का आगाज हुआ था। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दादाभाई नेहरू जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज? दादाभाई नेहरू जी के नज़दीक स्वराज की मीनिंग क्या है? ठीक है, स्वराज की मीनिंग क्या है? देखो, ये दादाभाई नेहरू जी ने ये कंसेप्ट जो है किसने दिया था? स्वराज का कंसेप्ट किसने दिया था? दादाभाई नेहरू जी ने। कब दिया था? व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। जब आईएनसी का सेशन हुआ था, कब हुआ था? 1906 में। कहाँ पर? कोलकाता में। इस 1906 सेशन के कलकत्ता के सेशन में कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? दादाभाई नेहरू जी। वहाँ पर इसने एक कंसेप्ट दिया था स्वराज। ठीक है, और आपने बताना इस स्वराज का मतलब क्या था? किसके नज़दीक? दादाभाई नेहरू जी के नज़दीक। उसका मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ गवर्नमेंट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को कब पार्टीशनाइज किया गया था? बंगाल को पार्टीशनाइज किया गया था 1905 में, 905 में। ना द क्वेश्चन इज कब इसको एनल किया गया था? कब बंगाल को फिर से मर्ज किया गया था? ठीक है, यानी कि पार्टीशन को खत्म किया गया था। करेक्ट ऑप्शन इज 1911। 1911 बंगाल को फिर से मर्ज किया गया था। ये जो पार्टीशन था ये इसको एनल किया गया था। सो द प्रोक्लेमेशन ऑफ दरबार, दिल्ली दरबार इन 1911। और इस टाइम पे कौन वाइसराय था इस या गवर्नर जनरल था? वो था हार्डिंज। द देन वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। इट वाज द गवर्नर जनरल वाइसराय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो आपके सामने फ्रीडम फाइटर्स दिए गए हैं, इनमें से बताना है वो कौन सा है जो मॉडरेट नहीं था। देखिए, कांग्रेस के जो अर्ली फ्रीडम फाइटर्स थे, जो अर्ली लीडर्स थे कांग्रेस के, उनको हम मॉडरेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडरेट्स। ठीक है, लेकिन 1905 के बाद फिर आते जो कांग्रेस को डोमिनेट किया था, वो किया था, उनको हम एक्सट्रीमिस्ट्स कहते थे। क्या कहते हैं? एक्सट्रीमिस्ट्स। जो अर्ली फेज था कांग्रेस का, इट वाज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स। जो नेक्स्ट फेज है कांग्रेस का आफ्टर 1905, फिर वो सूरत स्प्लिट भी इसको कहते हैं, अलग अलग यहाँ पर हो गए। फिर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, फिर वो 1900 आई थिंक 18 या 17 में फिर मर्ज हो गए, वापस कांग्रेस में आ गए। लेकिन आपने कहना है जो अर्ली हिस्ट्री जो कांग्रेसमैन थे, अर्ली जो लीडर्स थे, वो उनको मॉडरेट्स कहते क्या कहते हैं? मॉडरेट्स। आपने कहना है जो नीचे 4 ऑप्शन, इनमें से कौन मॉडरेट नहीं था? मतलब इनमें से कौन सा एक्सट्रीमिस्ट था? इनमें से कौन सा एक्सट्रीमिस्ट था? द करेक्ट ऑप्शन इज बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल वाज एन एक्सट्रीमिस्ट। देखो, इनमें से क्या डिफरेंस थी? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में क्या डिफरेंस थी? मेन डिफरेंस क्या थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में? वो चेक करते हैं, वो देखते हैं पहले। ठीक है, ये जो मॉडरेट्स है, इनका प्रिंसिपल होता था, मॉडरेट्स का प्रिंसिपल होता था 3 P's। द प्रिंसिपल ऑफ मॉडरेट्स वाज 3 P's। 3 P's का मतलब क्या हुआ? पेटिशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट। जो प्रिंसिपल्स मॉडरेट्स अडॉप्ट करते थे, जिन पे वो बिलीव करते थे, वो थे 3 P's। द 3 P's वर पेटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। बट ये जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे, इनकी क्या पॉलिसी, इनके क्या प्रिंसिपल्स थे एक्सट्रीमिस्ट्स की?
इनके क्या प्रिंसिपल्स थे? एक्सट्रीमिस्ट्स के प्रिंसिपल्स थे, एक सेकंड, एक्सट्रीमिस्ट्स के प्रिंसिपल्स थे मिलिटेंट मेथड्स, मिलिटेंट मेथड्स। मिलिटेंट मेथड्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं हुआ कि गन उठाओ और सबको मार दो, नहीं, ये कहते थे किसी ना किसी तरीके से ब्रिटिश रूल को यहाँ पर एंड करना था। इनका प्रिंसिपल था सेल्फ रिलायंस, इनका प्रिंसिपल था सेल्फ रिलायंस, खुद मुख्तारी, आत्मनिर्भरता जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? ये जो इनकलाब जिंदाबाद है किसने दिया? क्या डॉक्टर इकबाल ने दिया, मोहनदास करमचंद गांधी ने दिया, भगत सिंह ने दिया, या सुभाष चंद्र बोस ने दिया? ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है भगत सिंह। ये जो भगत सिंह है और इसका एक कंपेनियन था बीके दत्त, बीके दत्त। आपने पढ़ा होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम केस के बारे में, 1929, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम केस। फिर जब इनके इस बम केस पर जब इनका ट्रायल चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में, वहाँ पर इन्होंने ये स्लोगन दिया था, भगत सिंह और बीके दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद। किसने? भगत सिंह और बीके दत्त ने, आफ्टर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम केस। और जब इनका ट्रायल चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में, वहाँ पर इन्होंने स्लोगन दिया था इनकलाब जिंदाबाद। सो द करेक्ट ऑप्शन इज option number C, that is Bhagat Singh. Moving to next question. In which of the following movements Bande Mataram was slogan adopted for agitation? इनमें से कौन सा मूवमेंट जब जिसमें वंदे मातरम या वंदे मातरम को अडॉप्ट किया था एज ए स्लोगन फॉर एजिटेशन? इसका करेक्ट ऑप्शन है पातशाह बंगाल। पातशाह बंगाल में हमने कौन सी मूवमेंट उठाई थी? स्वदेशी मूवमेंट एंड बायकॉट मूवमेंट। और तभी स्वदेशी मूवमेंट और बायकॉट मूवमेंट को प्रोपोगेट करने के लिए हमने वंदे मातरम या वंदे मातरम का स्लोगन अडॉप्ट किया था। ये जो वंदे मातरम का स्लोगन है, ये कहाँ से लिया गया था? ये किसने लिखा था? ये किसने दिया था स्लोगन? एक्चुअली BC चैटर्जी, BC बंकिम चंद्र चैटर्जी। BC चैटर्जी ने एक पोएम लिखी थी, उसका नाम भी वंदे मातरम था। कब लिखी थी? 1870s में। उसका नाम भी क्या था? उसका टाइटल भी था वंदे मातरम। वहीं से हमने ये वंदे मातरम का स्लोगन उठाया। और कब इसको रेज किया था? जब पातशाह बंगाल हो गया था। पातशाह बंगाल में हमने कौन सी मूवमेंट उठाई थी? स्वदेशी मूवमेंट। एंड बॉयकॉट मूवमेंट। इसी स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट को लेकर फिर कांग्रेस में स्प्लिट भी आया था, जो हमें अभी ऊपर देखा, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, वो इसी स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को लेकर आया था। ठीक है, इसका एक कॉज ये भी बनता है इंपॉर्टेंट कॉज। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who gave Bal Gangadhar Tilak the title फादर ऑफ अनरेस्ट? इनमें से किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट? देखो, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी, जो हमारी नेशनल मूवमेंट थी, ठीक है, उसमें बाल गंगाधर तिलक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो अभी आपने ऊपर देखा था एक्सट्रीमिस्ट्स, बाल, पाल, लाल, ये क्या थे? ये थे एक्सट्रीमिस्ट्स, कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट्स में थे। जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है, हमारी नेशनल मूवमेंट है, ब्रिटिशर्स के नज़दीक एक अनरेस्ट है। क्या था? अनरेस्ट था। और इन्होंने कहा है जो इंडिया अनरेस्ट है, इसका फादर कौन है? इसका फादर है बाल गंगाधर तिलक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसने कहा था? इस
वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था इसको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। किसको कहा था? बाल गंगाधर तिलक। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वैलेंटाइन शिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ नील दर्पण? नील दर्पण किसने लिखा? ठीक है, नील दर्पण किसने लिखा था? ठीक है, नील दर्पण एक बुक है। ये किस पर लिखी, किन पर लिखी गई थी? ये जो इंडिगो फार्मर्स है, फार्मर्स थे, ये झारखंड वेस्ट बंगाल साइड में फार्मर्स आते थे, बिहार साइड में फार्मर्स आते थे। ठीक है, इनको फोर्सफुली इंडिगो कल्टिवेट करना पड़ता था। ठीक है, फिर इनकी मिजरेबल कंडीशंस को एक बुक में सम अप किया गया था, नील दर्पण। आपने बताना है इस नील दर्पण का ऑथर कौन है। इस नील दर्पण का ऑथर है दीन बंधु मित्र। द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15 इज दीन बंधु मित्र। Next question is which are the following upheavals took in Bengal immediately after revolt 15? जब रिवोल्ट 1857 को क्रैश किया गया था, इसको सप्रेस किया गया था, उसके फौरन बाद ही इमिडिएटली कौन सा रिवोल्ट, कौन सी अपराइजिंग स्टार्ट हो गई थी बंगाल में से, इन चारों में से? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंडिगो रिवोल्ट। क्या है? इंडिगो रिवोल्ट। ये जो सन्यासी रिवोल्ट है, सन्यासी रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1770 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1772 में सन्यासी रिवोल्ट। ये जो संथल रिवोल्ट है, संथल रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 1855 में। 1855 संथल रिवोल्ट एंड संथल रिबेलियन। संथल्स क्या थे? ये संथल्स एक ट्राइबल ग्रुप है। क्या है? ट्राइबल ग्रुप। ये ट्राइबल ग्रुप से कहाँ के? झारखंड के, वेस्ट बंगाल के एक ट्राइबल ग्रुप है, उनको हम कहते हैं संथल्स। ठीक है, इन्होंने एक रेबिलियन स्टार्ट किया अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। जिससे संथल रेबिलियन वाज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स and government. It was against zamindari system. It was against zamindari system. ठीक है, बट यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था स्टार्ट 1859 1860 में। और आपने क्या बताना है? इमीडिएटली। ये दोनों तो पहले ही हो गए थे स्टार्ट 1857 से पहले। हमें बताना है आफ्टर रिवोल्ट 1857। तो करेक्ट ऑप्शन इज इंडिगो रिवोल्ट। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1859-60 में। कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, इसके लीडर्स कौन थे? इसके लीडर्स थे विष्णु बिस्वास एंड दिगंबर बिस्वास। एक सेकेंड, हाँ, इसके लीडर्स कौन थे इंडिगो रिवोल्ट के? विष्णु बिस्वास एंड दिगंबर बिस्वास। दिगंबर बिस्वास। ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? अगेंस्ट द इंडिगो कल्टिवेशन, जो हमने कहा था अभी फोर्सफुल कल्टिवेशन, जब हमने नील दर्पण की बात की थी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज इंडिगो रिवोल्ट। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द लीडर ऑफ मुंडा रेबिलियन? मुंडा रेबिलियन का लीडर कौन था? ठीक है, इसका लीडर था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। ये मुंडा रेबिलियन क्यों स्टार्ट किया गया था? जो ज़मीन, जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी,
वो इनकी ज़मीनें हड़प रहा था, इनकी ज़मीनें हड़प रहा था। गवर्नमेंट, वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अनफेयर लैंड ग्रैबिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अनफेयर लैंड ग्रैबिंग। इस अनफेयर लैंड ग्रैबिंग के अगेंस्ट फिर उन्होंने रिवोल्ट किया। किसने? बिरसा मुंडा ने। उसको हम कहते हैं मुंडा रिवोल्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को किसने फाउंड किया था? सर विलियम जोन्स ने। किसने? सर विलियम जोन्स। ठीक। कब स्टार्ट किया था? 1784। इसका मकसद क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्टार्ट करने का मकसद क्या था? क्यों इसको फाउंड किया गया था? टू एनक्वायर अबाउट हिस्ट्री, साइंस एंड लिटरेचर ऑफ एशिया। किसके लिए स्टार्ट किया गया था इसको? टू एनक्वायर हिस्ट्री, साइंस, लिटरेचर ऑफ एशिया। ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज। हिंदुस्तान का पहला न्यूज़पेपर कौन था? ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़पेपर की बात की जा रही है। सो फर्स्ट न्यूज़पेपर है बंगाल गेजेट। कौन सा है? बंगाल गेजेट। ठीक है। बंगाल गेजेट को स्टार्ट किया गया था 1780 में। कब? 1780 में। किसने स्टार्ट किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की ने। जेम्स अगस्टस हिक्की ने। इसको कभी कभी इसलिए हिक्कीज बंगाल गेजेट भी कहते हैं। यह है इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर। अगर क्वेश्चन आएगा इंडिया का पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन है, वो है उडंत मार्तंड। उडंत मार्तंड। यह है इंडिया का फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर। हिंदी न्यूज़पेपर। ये जो बंगाल गैजेट है ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। इंडिया का पहला ये जो हिंदी न्यूज़पेपर है, हिंदी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर है, वो है उदंत मार्तंड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन हम ये पढ़ेंगे, फिर कल हम इसकी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। हरिजन वाज स्टार्टेड बाय। हरिजन किसने स्टार्ट की थी? देखो 1932 में गांधी जी ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था। 1932 गांधी जी ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, हरिजन कैंपेन। ठीक है। उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया। क्या बनाया? हरिजन सेवक संघ। कब बनाया? 1932 में। इसका मकसद क्या था? इस हरिजन सेवक संघ का मतलब क्या था? इसका मकसद, ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था ये जो दलित है। क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? ये जो दलित है इनके सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करना। इसीलिए गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ बनाई और हरिजन कैंपेन स्टार्ट की थी 1932 में। और फिर 1933 में फिर गांधी जी ने एक वीकली न्यूज़पेपर हरिजन स्टार्ट किया था, पब्लिश किया था। ठीक है। हरिजन। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज गांधी जी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड।